तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और कमाल की जापानीज एंथोलॉजी हॉरर फिल्म जिसका नाम है स्ट्रेंज टेल्स। इस मूवी के अंदर 3 कहानियां हैं जो आपको डरा कर रख देंगी। और इतना ही नहीं, स्ट्रेंज टेल्स नाम की बहुत सारी मूवीज है जापान में, तो शायद फ्यूचर में मैं उन सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। खैर फिलहाल के लिए अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके इसी सपोर्ट की हमारे चैनल को जरूरत है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, जहां पर मैं सबका रिप्लाई जरूर करता हूं। और अब बिना देर करते हुए इसी के साथ चलते हैं सीधा स्ट्रेंज टेल्स मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी की तरफ। इस मूवी की शुरुआत होती है एक होस्ट को हमें दिखाते हुए जो बेसिकली हमें कहानियां बताएगा, पर हम इसकी बातों को स्किप कर देते हैं क्योंकि असली मजा कहानियों के अंदर है। जिसके बाद पहली कहानी शुरू होती है जिसका नाम है मेंशन ऑफ रिमेम्बरेंस। इस कहानी में हम देखते हैं काजुए नाम की एक औरत को जो एक झरने के पास खड़ी थी। देन वो घर जा रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने के बाद बेहोश हो जाती है। अब जब मियो को वो होश आता है तो वो खुद को पाती है एक मेंशन के अंदर। वो उठ के देखती है कि उसके पैर में बुरी मोच आ गई है और दीवार पे लगी हुई थी एक फोटो जो उसी झरने की थी। देन काजुए गिर जाती है और उसे बचाता है आकिरा नाम का एक लड़का। आकिरा काजुए को बताता है कि वो और कुछ और लोग काजुए को बचाकर यहाँ पे ले आए थे जंगल में से, और अब काजुए आकिरा के साथ जाकर बाकी लोगों से मिलती है। इस घर में रह रहे थे यामाडा नाम का एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी मैडम और एक स्कूल की लड़की अकाने। अब दोस्तों यहाँ पे जो परिवार है ये काजुए का नाम ऑलरेडी जानता था। काजुए चौंक जाती है और बोलती है कि उसका नाम काजुए नहीं है। पर दोस्तों अब काजुए को अपना नाम याद नहीं आ रहा था क्योंकि इसकी याददाश्त चली गई थी। खैर जो भी हो, इसी रीजन से हम लोग काजुए को काजुए बुला रहे हैं। अब इसके बाद सब लोग लंच करते हैं और काजुए नोटिस करती है कि ये सारे फैमिली वाले बहुत ज्यादा अलग अलग दिख रहे हैं। आकिरा बताता है कि ये लोग एक फैमिली नहीं है, पर इससे ज्यादा आकिरा कुछ नहीं बताता। कहने का मतलब ये 4 लोग बस इस घर में रह रहे हैं पर ये रिलेटेड नहीं है, और क्यों ये हमें एंड में पता चलेगा। देन अचानक वो बूढ़ी औरत खड़ी होती है क्रीपी तरीके से और अपने कमरे में चली जाती है ये बोलकर कि मेरे कमरे में मत आना। अकाने भी अजीब तरीके से हंसने लगती है और यामाडा काजुए को घूरने लगता है, जिससे काजुए काफी नर्वस हो जाती है। अब काजुए वापस अपने कमरे में जाती है जब उसके पास आता है आकिरा और उसे देता है एक डायरी, ताकि काजुए को अगर अपने पास के बारे में कुछ भी याद आए तो वो उसे लिख ले। देन उस रात को काजुए को आता है एक बुरा सपना और वो जाग जाती है, पर जागते ही उसे दिखाई देती है डिमोनिक परछाइयां अपने ऊपर, जिससे डर कर वो लाइट जलाती है और परछाइयां हो जाती है गायब। अब इसके बाद अगले दिन आकिरा एक पेंटिंग बना रहा था, तभी काजुए को आता है एक विजन पास्ट का। विजन में वो देखती है आकिरा को जो पेंटिंग कर रहा था, जिससे अब काजुए समझ जाती है कि शायद वो आकिरा को जानती है। पर आकिरा को जब काजुए ये सब बताती है तो आकिरा यकीन नहीं करता। उसके हिसाब से काजुए को कोई भ्रम हुआ होगा। देन इसके बाद आकिरा जब चाय पीता है तो काजुए को पास का एक और विजन दिखाई देता है जिसमें आकिरा पानी पी रहा था। मतलब काजुए आकिरा को 100% जानती है, पर कैसे और क्यों ये उसे याद नहीं आ रहा था। देन उस रात को काजुए को एक और विजन आता है जिसमें वो आकिरा को किस करने वाली थी, जिससे अब काजुए समझ जाती है कि आकिरा शायद उसका बॉयफ्रेंड था। इस बारे में काजुए डायरी में लिखती है और अगले दिन वो आकिरा को सब कुछ बता देती है, पर आकिरा के हिसाब से वो काजुए को नहीं जानता और वो दोनों कभी मिले भी नहीं है। आकिरा देन क्रीपी बातें करने लगता है कि कैसे धीरे धीरे काजुए को सब कुछ याद आ जाएगा। देन आकिरा जाने लगता है अपने कमरे के अंदर, पर काजुए उसका पीछा करती है। आकिरा काजुए को वार्निंग देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरे कमरे के अंदर मत आना। एंड देन जब आकिरा कमरे के अंदर जाता है तो कमरे के अंदर से पानी बाहर निकलने लगता है। अब अगले दिन काजुए देखती है उस बूढ़ी औरत को जो जाके बजाती है एक गाना, पर तभी काजुए को दिखाई देती है एक फोन की तार जो लिपटी हुई थी बूढ़ी औरत के हाथ में। देन काजुए को आता है एक और विजन, और विजन में वो देखते हैं कि ये जो औरत थी ना, ये छिप छिप कर किसी को किस कर रही थी जो एक अनजान आदमी था। काजुए समझ जाती है कि इस औरत का किसी से अफेयर चल रहा था। एंड देन वो अकाने की गर्दन पे एक निशान देखती है, जिससे काजुए को अकाने का बचपन दिखाई देने लगता है। काजुए फिर यामाडा को भी घूरना स्टार्ट कर देती है, पर अचानक सारे के सारे लोग काजुए को ही देखने लगते हैं। यामाडा आता है काजुए के पास और उसे बोलता है कि तुम्हें जल्दी ही सब कुछ याद आ जाएगा, जिसके बाद यामाडा चले जाता है अपने कमरे में ये बोलकर कि मेरे कमरे में मत आना।
अब ऑब्वियसली काजुए इस सब के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन है और काजुए को इन लोगों के विजन क्यों आ रहे हैं। तो इसलिए अब वो फैसला करती है इस घर को इन्वेस्टिगेट करने का। नेक्स्ट डे काजुए देखती है अकाने को, जो जाने लगती है अपने कमरे में क्रीपी तरीके से। और अब इस बार काजुए उसके पीछे जाती है, पर जैसे ही काजुए अकाने के कमरे के अंदर जाती है ना, उसे दिखाई देती है अकाने की लाश, जिससे काजुए के होश उड़ जाते हैं। काजुए को आगे संभालता है अकीरा, पर इससे पहले काजुए कुछ भी बता पाती कमरे के बाहर आती है अकाने, जो बिल्कुल नॉर्मल थी, जिससे अब काजुए कांप उठती है। अकाने क्रीपी तरीके से हंसने लगती है। और दोस्तों अब अगले सीन में पूरा का पूरा परिवार जाकर बैठा हुआ था आंगन में, और इसी मौके का फायदा उठाकर काजुए जाती है सबके कमरों के अंदर इन्वेस्टिगेट करने। अब यहाँ पे फाइनली काजुए को अकाने के कमरे में मिलता है एक हथौड़ा खून से सना हुआ। काजुए को देन एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि किसी ने अकाने को स्कूल से घर आते हुए हथौड़े से मार डाला था। देन काजुए को उस बूढ़ी औरत के कमरे में मिलता है एक टेलीफोन, जिससे काजुए को याद आता है कि इस औरत को किसी ने फोन की तार से गला घोंटकर मार दिया था बुरी तरीके से। इसी तरीके से यामाडा के कमरे में उसे एक गन मिलती है, क्योंकि यामाडा को किसी ने जंगल में गोली से मार डाला था। और आकिरा के कमरे में मिलता है एक बाथटब, क्योंकि आकिरा को किसी ने बाथटब के अंदर डुबा कर मार डाला था। पर दोस्तों इन लोगों को मारने वाला और कोई नहीं, खुद काजुए है। और अब इस सब के बाद काजुए को लगने लगता है कि मैं कोई सीरियल किलर हूँ और ये जो 4 लोग हैं ये मेरे विक्टिम हैं। काजुए ये सब याद कर फाइनली समझ जाती है कि वो आत्माओं के साथ रह रही है, और इसलिए वो अब अपनी जान बचाकर भागती है एग्जिट की तरफ। पर सारी की सारी आत्माएं उसे घेर लेती है और ले जाती है डिनर टेबल पे। अब यहाँ पे आत्मा एक काजुए से पूछती है कि उसने कैसे कैसे इन लोगों को मारा था। काजुए अकाने को बताती है कि उसे हथौड़े से मारा गया था, जिसके बाद अकाने की लाश आ जाती है टेबल पे। देन काजुए बूढ़ी औरत और यामाडा को भी बताती है कि उन्हें कैसे कैसे मारा गया था, और उन दोनों की लाशें भी आ जाती है टेबल पे। इन द एंड आकिरा की डूबी हुई लाश भी आती है काजुए के सामने, और काजुए भागती है अपनी जान बचाकर, पर बाहर जाने का रास्ता लॉक हो गया था। और अचानक काजुए को एक और विजन आता है जिसमें खुलती है असली सच्चाई। दोस्तों असल में काजुए एक राइटर है, और उसने एक किताब लिखी थी जिसके अंदर एक लड़की 4 लोगों का मर्डर करती है, और वो 4 लोग और कोई नहीं आकिरा, अकाने, यामाडा और ये बूढ़ी औरत ही थे। काजुए काफी फेमस थी असली दुनिया में, और वो अपनी बुक के लिए नए आइडिया सोचने के लिए झरने के पास आई थी, पर घर जाते वक्त काजुए गिरकर खाई में मारी गई थी। और काजुए की आत्मा पहुंच गई एक पर्गट्री के अंदर, जहां पे अपने ही किताब के कैरेक्टर के साथ वो फंस गई। यानी कि ये जो आत्मा है ये सच्ची मुच्ची की आत्माएं नहीं थी, बेचारी काजुए बस लिम्बो में फंसी हुई थी उन्हीं फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ जो काजुए ने खुद बनाए थे। रियल दुनिया में काजुए मर चुकी है, और ये सब याद कर काजुए बुरी तरीके से कांप जाती है। देन किताब के कैरेक्टर्स खड़े होते हैं और बोलने लगते हैं कि जब भी रियल दुनिया में कोई इंसान काजुए की किताब को पढ़ता है ना, तो इन कैरेक्टर्स को सच में मरना पड़ता है बार बार, और इसलिए ये लोग बार बार अपने कमरे के अंदर जाते हैं मरने के लिए, और अब बदला लेने के लिए ये सब काजुए को भी बार बार मारेंगे। देन अकीरा काजुए को मारने के लिए आगे बढ़ता है, और बेचारी काजुए कुछ नहीं कर पाती, और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी का नाम है तोमोबोकी विलेज। ये कहानी शुरू होती है यामातो नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जिसे रिन नाम की एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि रिन पसंद करती थी ताकाहाशी नाम के एक लड़के को, और इसी दुख की वजह से यामातो एक ट्रेन के आगे आकर कर लेता है खुदकुशी। अब दोस्तों असल में ये 3 दोस्त थे बहुत अच्छे, तो ऑब्वियसली ताकाहाशी और रिन अब जाते हैं तोमोबोकी विलेज में, जहाँ पे यामातो का फ्यूनरल होने वाला था उसके घर पे। ये गांव था पहाड़ों पे, और रिन को अंदर से पता था कि शायद यामातो ने खुदकुशी उसकी वजह से करी है। हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों दोस्तों को स्पेशली फ्यूनरल में बुलाया गया था। एनीवे दोनों लोग पहुंचते हैं गांव के पास, और जंगल में चलते हुए उनके आगे आ जाता है एक बूढ़ा आदमी बताता है कि पूरा गाँव सिर्फ यामातो के दोस्तों का इंतजार कर रहा था ताकि फ्यूनरल शुरू हो सके। बूढ़ा आदमी दोनों को लेकर जाता है फ्यूनरल हाउस के पास, जहाँ पे हर जगह अजीब सी गुड़िया जमीन में दफन कर रखी थी, जो काफी ज्यादा क्रीपी था। बूढ़ा आदमी बताता है कि जितने भी लोग फ्यूनरल में आएंगे उन सबका नाम इन डॉल्स पे लिखा गया है, ताकि यामातो की आत्मा को शांति मिल सके। वो बूढ़ा आदमी अब कुछ और डॉल्स भी जमीन में गाड़ देता है। देन सामने आती है यामातो की मम्मी।
अब यहाँ पे रिन तो यामातो की माँ से बहुत अच्छे से पेश आती है, पर वो औरत क्रीपी क्रीपी बातें करने लगती है कि कैसे रिन बहुत ज्यादा सुंदर है और यामातो बहुत लकी था रिन जैसी लड़की का साथ पाकर, जिससे ऑब्वियसली रिन कंफ्यूज हो जाती है। अब इसके बाद ताकाहाशी और रिन जब फ्यूनरल पे पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे मिलते हैं बहुत सारे बूढ़े लोग बैठे हुए। इसके बाद जब फ्यूनरल शुरू होता है तो सारे के सारे गेस्ट खड़े होकर अजीब गाना गाते हैं और हाथ हिलाते हुए डांस करने लगते हैं, जिससे ताकाहाशी और रिन की कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद सब लोग एक कर कर यामातो की बॉडी को ब्लेसिंग देने के लिए जाते हैं, पर इस सीन में रिन सैड हो गई थी क्योंकि उसे अंदर से गिल्ट फील हो रहा था। रिन को देन यामातो की माँ आकर बोलती है कि तुम सैड मत हो, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर रिन यहाँ से भाग जाती है। रिन को रोकता है ताकाहाशी, पर रिन रोने लगती है और रिन अब ताकाहाशी को बताने वाली थी कि उसने यामातो को रिजेक्ट किया था, पर तभी वहां पे आ जाता है बूढ़ा आदमी जो दोनों से करने लगता है क्रीपी क्रीपी बातें और उन्हें ले जाता है डिनर पे। अब दोस्तों डिनर पे सब लोग यामातो की बढ़ाइयाँ कर रहे थे जैसे वो बहुत अच्छा आदमी हो, और बातों बातों में सारे लोग ताकाहाशी और रिन को रात रुकने के लिए मना लेते हैं। देन उस रात को ताकाहाशी और रिन को उन्हीं अजीब डॉल्स को बनाने के लिए दे दिया जाता है और उन्हें अब अपना खुद का नाम लिखना था डॉल्स के ऊपर किसी एक रिचुअल के लिए जो आगे फ्यूनरल में करा जाएगा। पर डॉल्स बनाते बनाते रिन को दिखाई देता है वही क्रीपी बूढ़ा आदमी खिड़की के बाहर जो अगले ही पल गायब हो जाता है। ताकाहाशी तुरंत जाकर चेक करता है बाहर और दोस्तों से दिखाई देते हैं बहुत सारे लोग जो छिप छिप कर इन दोनों पे नजर रखे हुए थे। यहाँ पे फाइनली ताकाहाशी और रिन समझ जाते हैं कि इस परिवार का प्लान कुछ और है और ये जगह सेफ नहीं, और इसलिए अब उन्हें किसी भी तरह इस जगह से भागना होगा। वो दोनों चुपके से चले जाते हैं एटिक में और छानाबीनी करने लगते हैं, और जल्दी ही दोनों को मिलती है यामातो की एक पुरानी डायरी जिसमें यामातो ने अपने परिवार के रिचुअल्स के बारे में लिखा हुआ था। एक पन्ने पे फ्यूनरल के रिचुअल के बारे में भी लिखा हुआ था, जिससे उन दोनों को पता चलता है कि ये जो डॉल्स अभी अभी उन्होंने बनाई है ना अपने नाम की, इन डॉल्स का इस्तेमाल करके गांव वाले ताकाहाशी और रिन की आत्माओं को भी यामातो की आत्मा के साथ आफ्टर लाइफ में भेज सकते हैं। अब तभी वहां पे आ जाता है वही बूढ़ा आदमी जो ताकाहाशी और रिन की डॉल्स को साथ लाया था। आदमी बोलने लगता है कि मैं डॉल्स को लेकर जा रहा हूँ फ्यूनरल होम में, पर ऑब्वियसली दोनों दोस्त भागते हैं उस आदमी को रोकने के लिए, पर इससे पहले वो कुछ भी कर पाते ताकाहाशी और रिन को घेर लेते हैं गांव वाले और उन्हें मार के कर दिया जाता है बेहोश। अब दोस्तों इसके बाद एक रिचुअल होता है जिसमें यामातो की मम्मी ताकाहाशी की डॉल को रख देती है यामातो की लाश के ऊपर और रिन की गुड़िया को रखा जाता है एक व्हाइट ड्रेस के ऊपर। मंत्र पढ़े जाते हैं, डांस भी होता है और वही ताकाहाशी और रिन को बांधकर बंद कर दिया था एक कमरे में। अब यहाँ पे रिन फाइनली ताकाहाशी को बता देती है कि हुआ क्या था और यामातो ने खुदकुशी क्यों करी, पर ताकाहाशी रिन को उदास होने के लिए मना करता है क्योंकि जो हुआ वो यामातो का फैसला था, ना कि रिन का। देन दोनों दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं हाथों की रस्सियां खोलने में, और वहीं दूसरी तरफ रिचुअल पूरा हो जाता है। रिचुअल के बाद यामातो की बॉडी को वहां से ले जाया जाता है और कुछ और लोग उस बूढ़े आदमी के साथ आते हैं ताकाहाशी और रिन को लेने के लिए, पर जल्दी ही गांव वालों को पता चलता है कि वो दोनों भाग गए हैं। अब ऑब्वियसली सारे के सारे गांव वाले ताकाहाशी और रिन को ढूंढने में लग जाते हैं और वो दोनों जंगल के रास्ते अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। पर दोस्तों रास्ते में उन्हें मिलते हैं सांप, लाशें और अजीब अजीब स्टैचूज। कहने का मतलब ये गांव बहुत ज्यादा डिमोनिक है और वो दोनों बार बार जहां से भाग रहे थे एक ही जगह घूमकर वापस आ रहे थे। कहने का मतलब वो इस इविल जंजाल से इतनी आसानी से नहीं निकल सकते। और वहीं यामातो की माँ पहुंच जाती है एक फ्यूनरल की जगह पर जहाँ पे लाश को जलाया जाने वाला था। थोड़ी देर में जैसे ही अब यामातो की लाश को आग लगाई जाती है वैसे ही जंगल में ताकाहाशी को कुछ हो जाता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है एंड देन वो हो जाता है बेहोश। रिन को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे एंड आ जाते हैं तभी उसके पास गांव वाले। रिन को भी मारकर बेहोश कर दिया जाता है और अब जब रिन को होश आता है तो वो थी यामातो के घर में। ताकाहाशी अभी भी बेहोश पड़ा था और अब यामातो की माँ आती है यामातो की अस्थियां लेकर, पर अब यामातो की माँ बोलने लगती है रिन से कि तुम और मेरा बेटा अब हमेशा हमेशा खुश रहोगे, जिससे रिन हो जाती है कंफ्यूज एंड देन ताकाहाशी को होश आता है। पर दोस्तों ताकाहाशी बिहेव करने
लगता है यामातो की तरह और यहाँ पे फाइनली खुलता है एक डिमोनिक राज। असल में जो रिचुअल करा गया था वो इसलिए करा गया था ताकि यामातो की आत्मा चले जाए ताकाहाशी के अंदर और ताकाहाशी की आत्मा चले जाए यामातो की लाश के अंदर, जिसके बाद यामातो को जला दिया गया था। कहने का मतलब जो अस्थियां यामातो की माँ के पास इस वक्त है वो यामातो की नहीं ताकाहाशी की है जो मर चुका है और उसके शरीर के अंदर है यामातो की आत्मा। अब यहाँ पे यामातो बताने लगता है कि ये सब कुछ उसने ऑलरेडी प्लान कर लिया था, क्योंकि दोस्तों रिन ताकाहाशी को पसंद करती थी, तो अब यामातो बिल्कुल ताकाहाशी की तरह बन गया है ताकि रिन उसे भी पसंद करने लगे। पर ये सब देखने के बाद रिन बुरी तरीके से चिल्लाती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी का नाम है ट्रेजर फॉर ह्यूमैनिटी। ये कहानी शुरू होती है एक आर्टिस्ट को दिखाते हुए जिसका नाम है ईसुके, जो आज बना रहा था एक पेंटिंग कमाल की एक दीवार के ऊपर टनल में, और उसकी पेंटिंग को आज देखकर सामने आता है मिशिमा नाम का आदमी। मिशिमा को ईसुके की पेंटिंग अच्छी लगी थी और मिशिमा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से था जो आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मिशिमा इसी को समझाता है कि उसकी पेंटिंग्स की वैल्यू करोड़ों में है और आज से वो ईसुके को प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद अचानक कुछ मिलिट्री टाइप लोग आते हैं और वो ईसुके को पकड़कर अपने साथ जबरदस्ती ले जाते हैं। अब जब ईसुके को होश आता है तो उसे बंद कर दिया था एक सफेद कमरे में, और दोस्तों ये जो भी जगह थी यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट कैद थे जिन्हें हम सीसीटीवी कैमरा में देख पाते हैं। ईसुके को दे दिया जाता है कैनवस पेंटिंग बनाने के लिए और उसे मिशिमा अच्छा खाना भी ला कर देता है। पर दोस्तों अगर एक पक्षी को पिंजरे में बंद कर दो तो वो उड़ेगा कैसे? आर्टिस्ट लोग भी तभी काम कर पाते हैं जब उन्हें आजादी मिले। इसी बात पे मिशिमा और ईसुके में लड़ाई हो जाती है, पर मिशिमा के हिसाब से बाहर का माहौल आर्टिस्ट के लिए डेंजरस हो गया है और मिशिमा यहाँ पे उसे सेफ रखेगा। अब बहुत दिन हो जाते हैं पर ईसुके इस जगह से निकल नहीं पाता। एंड देन एक दिन उसे एक वेंट के अंदर से आने लगती है एक लड़की के प्यारे गाने की आवाज। ये गाना गा रही थी मिहारू नाम की एक सिंगर, जिससे अब ईसुके वेंट से ही बात करने लगता है। उसे पता चलता है कि मिहारू 3 साल से इस जगह पे कैद है और इस बिल्डिंग के अंदर 100 से ज्यादा आर्टिस्ट रहते हैं। मिहारू को हल्का हल्का यकीन था कि मिशिमा सच में आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, पर वो पूरी बात नहीं जानती थी। देन अगले दिन ईसुके को पता चलता है कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग बाहर की दुनिया में लोग अब न्यूज पे दिखा रहे हैं और मिशिमा के हिसाब से अगर वो अब पेंटिंग बनाएगा तो वो बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा। पर उस दिन भी ईसुके पेंटिंग नहीं बना पाता। वो पूरे दिन बात करता रहता है मिहारू से और मिहारू ईसुके से बात करते करते गाना गाने लगती है, जिससे ईसुके को मिलती है इंस्पिरेशन और वो स्टार्ट कर देता है एक पेंटिंग बनाना। पर तभी मिशिमा पकड़ लेता है मिहारू को और वो उसे ईसुके के पास लेकर आता है। अब यहाँ पे मिशिमा के हिसाब से मिहारू की आवाज का इस्तेमाल कर ईसुके पेंटिंग नहीं कर सकता। उसे ऐसे इल्लीगल तरीके से इंस्पिरेशन नहीं लेनी चाहिए, ये गलत था, और इसलिए अब मिहारू को मिशिमा दूसरे कमरे में ले जाकर रखेगा और अगर ईसुके ने पेंटिंग पूरी नहीं करी तो मिहारू के साथ अच्छा नहीं होगा। ऑब्वियसली इसके बाद मिहारू को बचाने के लिए ईसुके बनाना स्टार्ट कर देता है एक पेंटिंग, पर मिशिमा उसी के सर पे मंडराता रहता है, जिससे ईसुके को आ जाता है गुस्सा। इन दी एंड ईसुके मिशिमा पे हमला ही कर देता है पर वो बेचारा ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। हालांकि दोस्तों ईसुके मिशिमा के पास से दरवाजे की चाबी चुरा लेता है और अब जैसे ही मिशिमा बाहर जाता है ईसुके भी गेट से बाहर निकलकर भाग जाता है अपनी पेंटिंग को लेकर। ईसुके थोड़ी देर बाद मिहारू को भी ढूंढ लेता है कमरे के अंदर और वो उसे दिखाता है अपनी ड्राइंग को जो थी जीसस क्राइस्ट की, और उस पेंटिंग को देखकर मिहारू को होप मिलती है इस जगह से निकलने की। अब तभी एक अलार्म बज जाता है और ईसुके भागता है मिहारू को लेकर। वो दोनों एग्जिट करने ही वाले थे कि एंड टाइम पे मिशिमा उन्हें आकर रोक देता है और दोस्तों मिहारू भी अब ईसुके से दूर हो जाती है। मिहारू बोलती है कि बाहर की दुनिया डेंजरस है और इस बिल्डिंग के अंदर उन्हें अच्छा खाना, रहना और सब कुछ फ्री मिलता है, तो वो बाहर नहीं जाना चाहती। कहने का मतलब अगर आर्टिस्ट लोग मिशिमा के साथ रहेंगे ना तो उन्हें सब मिलेगा सिवाय आजादी के। मिशिमा भी ईसुके को समझाने की कोशिश करता है रुकने के लिए, पर ईसुके मानने को रेडी नहीं था और अब वो मिशिमा के गुंडों से लड़ लड़ाकर उस बिल्डिंग से एंड में भाग ही जाता है। पर दोस्तों ईसुके के जाने के बाद मिहारू उदास हो जाती है और हमें पता चलता है कि जो भी उसने किया वो उसने मिशिमा के कहने पे किया। मिहारू को भी आजाद होना था पर उसमें हिम्मत नहीं थी। अब दूसरी तरफ ईसुके भागकर पहुंच जाता है फोन बूथ
दूत के पास और वो पुलिस को कॉल कर सब बता देता है। पर अचानक पीछे आ जाता है मिशिमा। मिशिमा ईसुके को बोलता है कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली क्योंकि उसकी कंपनी ऑलरेडी पुलिस को पैसे खिलाती है। पर ईसुके भी मानने को रेडी नहीं था। वो अपनी आजादी किसी भी सक्सेस के लिए नहीं ट्रेड करेगा। एंड देन अचानक एक वैन आती है और वैन से निकलते हैं बहुत सारे गन वाले आदमी और वो लोग मिशिमा को मारकर बेहोश कर देते हैं और ईसुके को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। ईसुके को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एंड देन वो गनमैन ईसुके को ले जाकर खड़ा कर देते हैं एक दीवार के पास और उससे बोलते हैं पेंटिंग बनाने के लिए बंदूक की नोक पे। वो लोग ईसुके को मारने की धमकी भी देते हैं और मजबूरन ईसुके को बनानी पड़ती है पेंटिंग। पर थोड़ी ही देर में वापस आ जाता है मिशिमा और बताने लगता है कि उसने तो बोला ही था कि बाहर की दुनिया खतरनाक हो गई है आर्टिस्ट के लिए। मिशिमा बताता है कि ये जो गनमैन है ना, ये एक ऐसी कंपनी को बिलोंग करते हैं जो आर्टिस्ट को अपना गुलाम बनाकर उनसे काम करवाती है और मिशिमा की कंपनी इन्हीं लोगों को रोकना चाहती है आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट करके। अब यहाँ पे मिशिमा ईसुके को बचाता है उन गनमैन से लड़ाई करके। और दोस्तों बहुत सारे लोग मिशिमा पे गोली चला देते हैं एक साथ। पर होता यह है कि एक भी गोली मिशिमा को नहीं लगती, सारी गोलियां उल्टा उन्हीं लोगों को लग जाती है और सारे के सारे गनमैन मारे जाते हैं, जिससे ये साफ था कि मिशिमा इंसान नहीं है, वो कोई और ही सुपर नेचुरल चीज है। क्योंकि इस कहानी में हमें मिशिमा कई बार अचानक सामने आता हुआ दिखाया गया है जबकि वो वहां पर था भी नहीं। अब इस सब के बाद ईसुके समझ जाता है कि बाहर की दुनिया सच में डेंजरस है और इसलिए वो खुशी खुशी मिशिमा के साथ वापस चले जाता है उसी बिल्डिंग के अंदर। एक साल बीत जाता है और सब कुछ सही चल रहा था। ईसुके बंद कमरे में पेंटिंग करना भी सीख गया था और वो नॉर्मल दुनिया में फेमस भी हो गया था। ईसुके मिशिमा को अच्छा आदमी समझने लगा था और वही वेंट से मिहारू माफी मांगती रहती थी और बोलती थी कि उसे भी आजाद होना है और अगर इस बार ईसुके भागने की कोशिश करेगा तो वो उसके साथ जरूर भागेगी। पर दोस्तों ईसुके भागना नहीं चाहता था, वो इस जगह पे ट्रस्ट करने लगा था। और एक रात तो ईसुके को बुलाया जाता है डिनर पार्टी पे। पर जब ईसुके डिनर पार्टी पे जाता है तो अचानक बहुत सारे लोग आते हैं और वो ईसुके को कसकर पकड़ लेते हैं। अब एंड में मिशिमा सामने आता है और बताता है कि अब दुनिया में हर जगह ईसुके का नाम है। ईसुके एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन चुका है, पर अब जो नई जनरेशन है ना, उनको ईसुके की पेंटिंग्स पसंद नहीं आएगी और इसलिए अब ईसुके को और ज्यादा पेंटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, जिससे ईसुके समझ जाता है कि अब उसके साथ कुछ डिमोनिक होगा। ईसुके बेचारा बच के भागने की कोशिश करता है पर वो बच नहीं पाता, जिसके बाद ईसुके को एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है और वो हो जाता है बेहोश। कहानी के एंड में देन मिशिमा उसे ले जाकर बंद कर देता है एक ऐसी मशीन के अंदर जहां पे उसका शरीर प्रिजर्व रहेगा। कहते हैं ना कि पुरानी चीजों को प्रिजर्व कर रखा जाना चाहिए, जैसे म्यूजियम में हमें चीजें देखने को मिलती है। तो उसी तरह अब मिशिमा ने ईसुके के पुराने टैलेंट को प्रिजर्व कर लिया था अपने म्यूजियम के लिए, जहां पे ऑलरेडी हजारों आर्टिस्ट कैद थे। मतलब मिशिमा ये काम सालों से कर रहा है और वो कोई डिमोनिक एंटिटी है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको लगता है कि ये मिशिमा क्या चीज है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन स्ट्रेंज टेल्स मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पे जाके मेरे चैनल का नाम डाल देना, वहाँ पे इस मूवी को जैसे देख पाओगे वहीं पे पता चलेगा। मेरे इंस्टा को भी जाके आप फॉलो कर लो, जहाँ पे आप मेरे से जर्नली बात कर सकते हो और आपको मेरे अगले कंटेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहेगी। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।